हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हम सिर्फ जो है डिमांड की बात करेंगे, जहां पे हमने जो है पिछले जो सीरीज़ था वीडियो का उसमें डिस्कस किया था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होती है वो होती है मार्केट फोर्सेस। और वो मार्केट फोर्सेस किसकी हैं? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट वीडियो में एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और प्लस जो है डिस्कस करेंगे अबाउट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। और नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें सप्लाई और फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो होता था वो होता था कंट्रीज़ के अंदर 1920 से पहले, 1920 से पहले। ठीक है जी, क्योंकि इस एक्सचेंज रेट को जो है गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है रेट डिसाइड होता था। और गवर्नमेंट जो ये वैल्यू डिटरमाइन करती थी कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होगी, वो गोल्ड के स्टॉक पे डिपेंड करती थी, गोल्ड वैल्यू के हिसाब से जो है डिफाइन करती थी। तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसको हमने दो क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो 1920 से पहले जो है चलता था, और दूसरा जो सिस्टम है वो है आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड ब्रेटन वुड सिस्टम की हम बात करते हैं। उस टाइम पे जो है एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता था। और ये सिस्टम जब तक जो है कोलैप्स नहीं हो जाता, इसको जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या रिजाइम के अंदर जो है कन्वर्ट नहीं कर दिया जाता, तो तब तक जो है ब्रेटन वुड सिस्टम चलता है। और लगभग जो है 1970 तक जो है ये जो है एरा आता है कि जहाँ पे ब्रेटन वुड सिस्टम को क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। तो पहला हमारा जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का जो है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम की हम बात करेंगे। तो वहाँ पे जो है गोल्ड स्टैंडर्ड में जो है गोल्ड को जो है कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी जो है एज्यूम किया गया है, और उसके हिसाब से जो है एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया गया है। जैसे एज्यूम करते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है कि अगर आप मान लेते हैं कि अगर यूएस का जो है $1 जो है इंडिया की जो है ₹16 के इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट परचेज़ करने के लिए हमें डोमेस्टिक करेंसी की कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमें $1 परचेज़ करने के लिए 16 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो कैसे डिटरमाइन हुआ होगा अगर मान लेते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम होता, तो यहाँ पे जो है जैसे हम देखते कि इंडिया के अंदर जो है क्या है, गोल्ड की प्राइस क्या है वो हम देखते हैं। मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो है गोल्ड का प्राइस क्या है, ₹1 इक्वल टू 5 ग्राम गोल्ड है, कि मतलब ₹1 का 5 ग्राम सोना जो आता है। और यूएसए के अंदर जो है $1 में जो है 80 ग्राम सोना आता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा 80 ग्राम सोने को खरीदने के लिए इंडिया में कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम इसको हम देखें कि 1 ग्राम ₹5 का आता है, तो हम 80 को क्या करें 5 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा 16 रुपीज़। तो मतलब 80 ग्राम गोल्ड को परचेज़ करने के लिए वी नीड 16 रुपीज़, हमें 16 रुपये चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो $1 जो है वो किसके बराबर हो गया, 80 ग्राम गोल्ड के बराबर हो गया। और उधर से जो है 16 रुपये जो है 16 रुपीज़ जो है वो क्या हो चुका है, 80 ग्राम गोल्ड के इक्वल हो चुका है। तो इसका मतलब $1 जो है वो इक्वल टू क्या आ गया, 16 रुपीज़ जो है आ गया। ये हमारा जो है एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया। तो इस तरीके से जो है जो पहले 1920 से पहले जो है लोग जो क्या करते थे, जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते थे, जहाँ पे गोल्ड को यूज़ किया जाता था पैरिटी के लिए, इक्वलिटी के लिए। पैरिटी मीन्स इक्वलिटी। जहाँ हम पैरिटी की बात करते हैं तो मतलब करेंसीज में इक्वलिटी कहाँ पे आएगी, ठीक है जी, इक्वलिटी की हम बात करते हैं। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल दिया गया है, उसका प्रूफ दिया गया है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। डेफिनेशन की जो है बात की है, डेफिनेशन को आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी वाज फिक्स्ड, कि एक करेंसी की वैल्यू जो है वो दूसरी करेंसी में क्या की जाती है, फिक्स्ड की जाती है। और फिक्स्ड कैसे की जाती है, कंसिडरिंग द गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी, कि भाई हर देश की जो करेंसी उसकी गोल्ड वैल्यू क्या है, और उसके हिसाब से जो है इक्वलिटी जो है बिटवीन डिफरेंट करेंसीज जो है क्या कर ली जाती है, क्रिएट कर ली जाती है। तो अब जो है 1920 जो है जा चुका है, गोल्ड
जो सिस्टम था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था, उसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक थी वो ये था कि कोई भी देश अगर करेंसी जो है इशू करता है तो उस करेंसी जितना भी वो इशू करेगा उसके पीछे जो है उसको क्या करना पड़ेगा, गोल्ड का स्टॉक रखना पड़ेगा। और यहाँ तक कि आप जैसे आप देखते हो आपके जो इंडियन जो करेंसी है उसमें आपको जो है नोट है या उस पर एक कुछ आपको लिखा हुआ नज़र आता है आरबीआई के साइन के साथ कि मैं धारक को इतना जो है रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, कुछ ऐसा। ठीक है जी। तो वो क्या है, तो वो एक किस्म से जो भी हमने करेंसी इशू की जाती है इकोनॉमी के अंदर बाय आरबीआई, वो क्या करता है कि प्रॉमिस करता है पब्लिक को कि आपको जो है इसके बदले में जो है क्या कर दिया जाएगा, गोल्ड दे दिया जाएगा अगर आप इस करेंसी को यूज़ नहीं करना चाहते। तो इस प्रॉमिस के बदले जो है लोग क्या करते हैं, जो करेंसी है उसको इशू करते हैं। लेकिन ये जो गोल्ड में बदलने का जो प्रॉमिस था ये 1920 से पहले का ही था, क्योंकि यहाँ पे जो है अब गोल्ड की शॉर्टेज होने लगी है। हर देश जो है वो जो है करेंसीज की जो क्वांटिटी है वो इतनी बढ़ा चुका है कि उसके पीछे गोल्ड का जो स्टॉक रखने के लिए जो गोल्ड की सप्लाई चाहिए वर्ल्ड के अंदर वो शॉर्टेज में आ गई है, गोल्ड की अवेलेबिलिटी कम है। तो इसलिए जो है गोल्ड को रखना जो है पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे जो है जो दिक्कतें महसूस की गई कि भाई अब कैसे जो है इन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाएगा, जबकि हर देश की करेंसी के पास गोल्ड नहीं है। और इंडिया में भी कुछ ऐसा ही है कि अब जो इंडिया की जो नोट्स अवेलेबल हैं उसमें प्रॉमिस तो वही है पहले वाला, लेकिन प्रॉमिस की इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या कर दी गई है, चेंज कर दी गई है। अब जो उस प्रॉमिस का जो मतलब है वो ये नहीं है कि आपको गोल्ड या कोई जो है और जो प्रीशियस मेटल जो है उसमें आपको पे कर दिया जाएगा, बल्कि अब जो है उस प्रॉमिस का जो मीनिंग है वो ये है कि आपके पास 2000 रुपये का नोट है और अगर आप उसको नहीं यूज़ करना चाहते तो आरबीआई आपको क्या करेगा, प्रॉमिस करता है कि आपको अदर डेनोमिनेशंस के नोट्स जो हैं जो आरबीआई ने प्रिंट किए हैं, इशू किए हैं, उसके साथ वो क्या कर देगा, उनको एक्सचेंज कर देगा, बदल देगा। तो गोल्ड की शॉर्टेज आ चुकी है, गोल्ड का स्टॉक नहीं है इकोनॉमीज के पास, तो ढूंढा गया है कि इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन कुछ हो। तो वहाँ पे जो नई बात पड़ती है वो पड़ती है ब्रेटन वुड्स सिस्टम की। ब्रेटन वुड जो है एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक मीटिंग जो है होती है और वो मीटिंग हुई है 1944 में। और इस मीटिंग में जो है आईएमएफ को जो है सबसे पहली बार क्या किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है और आईएमएफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि किस तरीके से जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की जो एक्सचेंज रेट जो है डिटरमाइन की जाए। तो यहाँ पे जो है अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर विन कर चुका है, सुपर पावर बन चुका है, डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है, हर दुनिया का देश जो है यूएसए की तरफ देखता है। तो यहाँ पे यूएसए ने जो है एक अथॉरिटी ली अपने पास कि भाई हम क्या करेंगे, डॉलर जो है वो गोल्ड में असाइन करेंगे। मतलब यूएसए ने जो प्रॉमिस किया वो ये किया कि हम जो भी डॉलर जो है इशू करेंगे उसके पीछे क्या रखेंगे, गोल्ड का स्टॉक रखेंगे। दुनिया में किसी और देश को गोल्ड के स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है और वो क्या कर सकते हैं, गोल्ड उनके पास नहीं है तो वो यूएस के जो डॉलर हैं उनको क्या कर सकते हैं, अपने पास एज ए रिज़र्व रख सकते हैं और उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, नई करेंसी इशू कर सकते हैं। यूएसए का जो प्रॉमिस था वो ये था कि भाई हम जो $1 प्रिंट करेंगे तो तब करेंगे जब हमारे स्टॉक में क्या होगा, 0.88 ग्राम गोल्ड जो है वो स्टॉक में होगा और उसके बदले क्या कर दिया जाएगा, $1 जो है इशू कर दिया जाएगा। और यूएस डॉलर जो है वो फुली कन्वर्टेबल है गोल्ड के अंदर। अगर मान लेते हैं आपके पास यूएस डॉलर है और आप डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यूएस से आपको जो है फुल अथॉरिटी देगा कि आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सभी देशों के लिए जो है बड़ा आसान हो गया, अब उनको गोल्ड के स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूएस डॉलर जो उनके पास अवेलेबल है तो उसके बिहार पे वो क्या कर सकते हैं, करेंसी इशू कर सकते हैं। दूसरा जो है इस मीटिंग में जो है डिस्कशन किया गया वो ये कि भाई अब क्या करेगा, हर देश जो है अपनी करेंसी की वैल्यू क्या करेगा, वो यूएस डॉलर में एक्सप्रेस कर देगा। जैसे अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, $1 को प्रिंट कर सकती थी अगर उसके पास 0.3 सेंट जो है 0.30 सेंट जो है वो अवेलेबल है, या 0.26 ग्राम जो है गोल्ड जो है उसके पास आरबीआई के पास रिज़र्व है। तो हम क्या कर सकते थे, $1 जो है क्या कर सकते थे, प्रिंट कर सकते थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिया ने जो है वो क्या किया है, जैसे यूएसए ने बताया कि हम क्या करेंगे 0.88 ग्राम गोल्ड के हिसाब से $1 प्रिंट करेंगे और हमने क्या किया कि 0.26 ग्राम गोल्ड के हिसाब से $1 डिफाइन किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने नियर अबाउट जो है वो
डॉलर जो है वो कुछ 3.5 रुपये के आसपास जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। मतलब हमने जो IMF की मीटिंग में जो डिक्लेयर किया वो ये किया कि $1 जो है वो क्या होगा, हमारे 3.5 रुपये के 3.50 रुपये के आसपास जो है वो हमने डिसाइड किया। ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से जो है एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती थी ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर। मतलब अगर आप इसको रीड करें तो आपको बिल्कुल क्लियरली जो समझ में आ जाएगा कि जो डिफरेंट करेंसीज हैं वो पैक्ड कर दी गई हैं। पैक्ड मीन्स कि भाई उनको जोड़ दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। पैक का मतलब होता है जैसे कील वगैरह, और फिर आप उस पर चीज़ें क्या कर सकते हो, टांग सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी करेंसीज़ को जो है उस पैक में, उस कील में क्या कर दिया है, डॉलर की जो कील है उसके अंदर अपनी अपनी करेंसीज़ को टांग दिया है, अटैच कर दिया है। ठीक है जी। और US डॉलर हमने बता ही दिया कि $1 जो है क्या होगा, 0.88 ग्राम गोल्ड के बराबर होगा। और US गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, $1 प्रिंट कर सकती थी अगर उसके रिजर्व में कितना है, 0.88 ग्राम गोल्ड है। और उसने प्रॉमिस किया था, इट प्रॉमिस टू पे 1 ounce गोल्ड टू हुम हैज़ $35। मतलब अगर कोई व्यक्ति $35 अगर US को देगा, उसके पास अवेलेबल है, तो US गवर्नमेंट उसको 1 ounce जो है क्या कर सकती है, एक किस्म से गोल्ड जो है पे कर सकती है। ठीक है जी। दिस वॉज नोन एज गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी। इसी को हमने क्या नाम दिया है, गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी, कि गोल्ड में हम क्या कर सकते हैं, करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड अभी भी क्या है, एक किस्म से दो कंट्रीज़ के बीच में जो उनके पास करेंसीज हैं उसके बीच में पैरिटी का मतलब इक्वलिटी के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, बट इनडायरेक्टली। अब गोल्ड डायरेक्टली यूज़ नहीं होता कि आप गोल्ड के हिसाब से करेंगे, अपने US डॉलर में अपनी करेंसी की वैल्यू जो है डिफाइन कर दी है। और US डॉलर में जो डिफाइन करते समय आपने क्या किया है, गोल्ड की वैल्यू को ध्यान रखा है। अब आपके पास गोल्ड स्टॉक में नहीं है, रिजर्व में नहीं है, जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में आपको इंडिपेंडेंटली जो क्या करना पड़ता था, अपने पास गोल्ड का स्टॉक रखना पड़ता था। आपको लगता था जैसे उस मीटिंग में काफ़ी देशों ने ऐसा किया कि गोल्ड अपनी करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या कर दी, इन टर्म्स ऑफ डॉलर एक्सप्रेस किया। बाद में पता चला कि नहीं, जो कुछ एडजस्टमेंट होने चाहिए थे। तो यहाँ पे एक प्रॉमिस किया गया था कि वो क्या कर सकते थे, एडजस्टमेंट कर सकते थे पैरिटी के अंदर, इक्वलिटी के अंदर। और वो तभी कर सकते थे जब IMF से वो क्या कर लें, परमिशन ले लें। IMF उनको क्या कर देगा, अलो कर देगा, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है जी। तो ये जो सारा सिस्टम है ये है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट का, जहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड की हमने बात की। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन क्रिएट तो हुई दो, लेकिन उनकी जो वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम है। अगर वेटेज की ज़्यादा बात करेंगे तो वो जो क्वेश्चन है वो आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करेंगे तो हम बात करेंगे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने हैं डिमांड की बात करने वाले हैं। और डिमांड किसकी बात करने वाले हैं, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज जो हमने फर्स्ट वीडियो में चेक कर लिया था, इससे जो प्रीवियस वीडियो था, कि इट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है जी, विद RBI। हमारे देश में RBI के पास जो टोटल स्टॉक है फॉरेन करेंसी का, जिसको हम डॉलर्स में मेजर करते हैं, उसको, उसकी डिमांड कैसे डेराइव होती है, डिमांड कैसे पता करें, उसके बारे में हम जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो अभी जो हमारा जो है क्या हो, डायग्रामेटिक वर्क जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आप समझें, किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो उसकी प्राइस के साथ कैसे रिलेट करती है, नेगेटिवली रिलेट करती है। नेगेटिवली का मतलब कि आपका जो डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होगा। ठीक है जी। क्यों होगा, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है, क्योंकि यहाँ से कुछ मिस होता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके पास जैसे डायग्राम है, तो आपके पास एक ये Y एक्सिस हो गया, ये आपके पास X एक्सिस है। आपको X एक्सिस पे लेना है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी कितनी आपको चाहिए, $10 चाहिए, $10 बिलियन चाहिए, $20 बिलियन चाहिए, $30 बिलियन चाहिए, कितना आपको फॉरेन करेंसी जो है चाहिए, आपके पास कितना स्टॉक होना चाहिए, आप कितनी डिमांड करनी है, परचेज करनी है, उसको हमने कहा लिया है X एक्सिस पे। मतलब ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर मेजर किया जाएगा। जबकि Y एक्सिस पे जो हमने लिया है वो लिया है एक्सचेंज रेट। ठीक है जी। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको हमने जो है यहाँ पे डिफाइन किया है। एक चीज़ जो नोट करने की है वो ये कि जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये यहाँ पे हमने रुपया मेंशन किया है। ये यहाँ पे रुपए चलेंगे आपको, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, कुछ ऐसा, 50 रुपये। मतलब जीरो से लेके जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, रुपये की जो रुपया जो है
उसका नंबर जो क्या होता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से। और ये जो सभी रुपए हैं ये हैं इक्वल टू $1। मतलब यहाँ पे जो मैंने रुपए मेंशन किए हैं, एक्सचेंज रेट मेंशन किया है, तो उसका मतलब यही है कि $1 10 का है तो क्या है, $1 20 का है तो क्या है, $1 30 का है तो क्या है, $1 40 का है तो क्या है, या $1 50 का है तो क्या है। ये जो है कॉन्सेप्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे जो भी रुपया मेंशन किया है वो एक किस्म से $1 की इक्वलिटी के साथ जो हमने क्या किया है, मेंशन किया है। जब भी एक्सचेंज रेट होगी मतलब $1 ये जो है रुपये को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जो है समझते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये डिमांड है और एज्यूम करते हैं कि भाई यहाँ पे मान लेते हैं ये जो अमाउंट है ये है 60। ठीक है जी, हम यहाँ पे अमाउंट मान लेते हैं 60 है भाई। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि $1 जो है वो 60 रुपीज़ का है। यहाँ पे अगर मैंने एक्सचेंज रेट को दिखाया है तो एज्यूम करते हैं कि $1 अगर 60 रुपीज़ का है तो उस टाइम पे हमें जो है डॉलर की रिक्वायरमेंट क्या है, 100 बिलियन की है। 100 बिलियन जो है हमें क्या चाहिए, डॉलर की रिक्वायरमेंट है जो हम परचेज करना चाहते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम परचेज करना ही क्यों चाहते हैं, हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट क्यों है, वजह क्या है। तो इसके लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स को एक बार चेक करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसको आप देख लें कि भाई हमें क्यों डॉलर चाहिए। तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है जी, तो हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, फॉरेन एक्सचेंज इसलिए चाहिए क्योंकि हमें लोगों की पेमेंट करनी है। पेमेंट क्यों करनी है कि शायद हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ परचेज कर लिया, जैसे हमने इंपोर्ट कर लिया चीज़ों का, हमने अमेरिका से गाड़ी जो है मंगवा ली, तो सीधी सी बात है हमें उस गाड़ी के लिए पे करना पड़ेगा। पे हम किस में कर सकते हैं, हमारी डोमेस्टिक करेंसी में कर सकते हैं, रुपए हमारे पास। लेकिन यूएसए में रुपए नहीं चलते, उनको रुपए की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको तो क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आएगी कि हमारी कि हम कहीं भी मार्केट में जहाँ भी डॉलर का सेल परचेज होता होगा वहाँ जाएंगे और हम यहाँ पे वहाँ पे डील रखेंगे कि भाई हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट है और हम बदले में क्या कर सकते हैं, रुपए दे सकते हैं। हमारे पास रुपए है, रुपए करेंसी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है जी, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है। ठीक है जी, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज नेगेटिवली रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट, ये हमने अभी देख ही लिया कि नेगेटिवली है। इसको हम प्रूव करने वाले हैं, डायग्राम जो है अभी उसको आगे प्रोसीड करेंगे। अभी सिर्फ हम कंपोनेंट्स को जो है चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक बार समझें, फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड। हम इस ए पॉइंट को देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू मेक पेमेंट ऑफ इनकम। जैसे मान लेते हैं कुछ विदेशी जो है हमने यहाँ पे रख लिया और वो क्या करें, हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट पे उनको बुलाया है या किसी भी तरीके से परमानेंट बेसिस पे बुलाया है और वो यहाँ पे काम करते हैं, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, उनको रेंट देना पड़ेगा, शायद उनको वेजेस भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो अगर हमें उनको पेमेंट करना है तो हमें उनको पे किस में करना पड़ेगा, डॉलर में करना पड़ेगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि पहले हम क्या करेंगे, रुपए को दे के डॉलर परचेज करेंगे, मतलब डॉलर की हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट आ गए। अगर हम इंपोर्ट्स करते हैं तो हम डॉलर की डिमांड करेंगे, हमें इनकम की पेमेंट करनी है तो हम डॉलर की डिमांड करेंगे। उसके अलावा जो है कई बार क्या होगा, जैसे कुछ लोग हमारे विदेशों में टूर के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो वो अपने साथ रुपए तो लेके नहीं जा सकते क्योंकि बाहर तो फॉरेन एक्सचेंज हमें चाहिएगा, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो लोग बाहर घूमने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, स्टडी के लिए जाएंगे, हमें विदेशियों को कुछ ग्रांट्स या डोनेशन पे करना है या बाहर से कुछ डायरेक्ट जो है क्या करना है, परचेज़ करना है। वहाँ पे हम होटल किसी रेस्टोरेंट में रहे, वहाँ पे खाना खाया, वहाँ से कपड़े परचेज़ किए, तो इस तरह की जो एक्सपेंसेस होंगे हमारे, वो सभी के सभी फॉरेन एक्सचेंज में होंगे। और अगर हमें ये काम करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। मतलब वी हैव टू परचेज़ द डॉलर्स, हमें डॉलर परचेज़ करने पड़ेंगे, मतलब हमें डॉलर की डिमांड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि अगर हम बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी बिल्ड करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ठीक है जी, या हम बॉन्ड्स या शेयर्स परचेज करना चाहते हैं वहाँ पे,
तो फिर हमें क्या चाहिएगा, हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी। तो डॉलर हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा, मतलब हमें डॉलर की डिमांड करनी पड़ेगी। कई बार लोग क्या करते हैं, स्पेक्यूलेशन पर्पज़ के हिसाब से भी जो है डॉलर की डिमांड करते हैं। जैसे किसी को लगता हो कि अभी जो है मान लेते हैं $1 जो है वो 60 रुपये का है, और अनुमान लगाया कि कल जो $1 जो है वो क्या हो जाएगा, 80 रुपये का हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आज लोग क्या करेंगे, 60 रुपये से डॉलर परचेज़ करने की कोशिश करेंगे, और कल जो है $1 को 80 रुपये में बेचने का जो है उनका टारगेट होगा। तो आज उन्होंने क्या कर दिया है, डॉलर की डिमांड बढ़ा दी है, क्योंकि उनको अनुमान है, उनका स्पेकुलेशन है कि कल जो है या कुछ दिन बाद जो है डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हम उससे प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो दीज आर द कंपोनेंट्स, हम डॉलर को इसलिए परचेज़ करते हैं। ठीक है जी। अब हमें जो है ये देखना है कि डॉलर को जो परचेज़ किया जाता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने जो एज्यूम किया था कि अगर मान लेते हैं $1 जो है वो 60 रुपीज़ के इक्वल है, और हम 100 बिलियन डॉलर्स को क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। शायद हमें इंपोर्ट्स का पे करना है, शायद हमें बाहर लैंड वगैरह परचेज़ करना है, शेयर्स परचेज़ करने हैं, बॉन्ड्स है या स्पेकुलेशन है, या कुछ लोग बाहर घूमने गए हैं, पढ़ने गए हैं, ग्रांट हमें देनी है, या उनकी इनकम की पेमेंट करनी है। मतलब डिफरेंट जो है वेरिएबल्स हैं, और उसके हिसाब से हमने अनुमान लगाया कि 100 बिलियंस की जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हमें 100 बिलियंस डॉलर क्या चाहिए, हमें चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक्सचेंज रेट नीचे आने का मतलब एक्सचेंज रेट क्या हो गई है, कम हो गई है। कम हो गई तो यहाँ अगर 60 है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 50। मतलब $1 जो पहले 60 रुपीज़ का था, अब वो $1 50 रुपये का हो गया। तो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मतलब पहले हम जो इंपोर्ट्स करते थे, मान लेते हैं हम करते थे $1 कोई जो एक टॉय परचेज़ करते थे और वो $1 का आता था, तो हमें उनको 60 रुपीज़ क्या करने पड़ते थे, पे करने पड़ते थे। लेकिन अब हमें क्या है, वही टॉय परचेज़ करने के लिए क्या करना है, 50 रुपीज़ देने हैं। मतलब वो टॉय हमारे लिए क्या हो चुका है, 10 रुपये जो है सस्ता हो चुका है। मतलब जब भी एक्सचेंज रेट फॉल होगी तो विदेशों में आपके लिए जो चीज़ें खरीदना जो है वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। मतलब आपको जो है वहाँ से चीज़ें आसानी से मतलब कम रेट पे मिलेंगी। मतलब और आपको डिमांड का लो जो है पता ही है, देयर इज़ ए इन्वर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो मतलब आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। बाहर आपके लिए पढ़ना सस्ता हो जाएगा, घूमना सस्ता हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ज़मीन जायदाद परचेज़ करना सस्ता हो जाएगा। मतलब ऐसी कंडीशन पे आपको लगेगा कि हाँ, बाहर जो है से चीज़ें जो है क्या कर जा सकती हैं, कम प्राइस में खरीदी जा सकती हैं, और आपको वो प्रॉफिट में जो है नज़र आने लगेगा। और इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, अपने जो इंपोर्ट्स हैं बढ़ाएंगे। और जब ऐसा करेंगे तो अब आपका जो डिमांड जो है वो 100 से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको क्या चाहिए, 200 जो है बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी, या कहीं 100 से आपको ज़्यादा होगी, वो 2 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आई है तो आप जो नया जो पॉइंट होगा आपका वो होगा कि भाई ये एक्सचेंज रेट हो गई, तो अब सीधी सी बात है, इससे काम नहीं चलेगा, हमें इससे ज़्यादा चाहिए। वो इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो आपका एक पॉइंट अगर हम ये भी मान ले, तो दूसरा जो पॉइंट है वो कहीं इससे नीचे की तरफ आएगा, वो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी। और अगर आप इन दो पॉइंट्स को आप किसी स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो जो आपका कर्व जो डेराइव होगा, डिमांड कर्व, वो कैसा होगा, नेगेटिवली स्लॉप्ड ही होगा। मतलब एक्सचेंज रेट के साथ जो आपका डॉलर का जो डिमांड का जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। मतलब जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो विदेशों में आपके लिए चीज़ें खरीदना, इंपोर्ट्स करना, पढ़ना, घूमना फिरना महंगा होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे, आपका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब भी आपका एक्सचेंज रेट फॉल होगा तो विदेशों में आपके लिए चीज़ें खरीदना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, और आप क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से जो आपका डिमांड कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, एक नेगेटिवली स्लॉप डिमांड कर्व क्रिएट होगा, जो एक्सचेंज रेट में चेंज होने से आपकी डिमांड को चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आज का वीडियो बस यहीं तक। आपका जो है कंपोनेंट्स की हमने बात की, नेगेटिव रिलेशन की बात की। ठीक है जी। अगर फॉल होगा तो आपको क्या महसूस होगा, बाहर से चीज़ें खरीदना सस्ता होगा, महंगा होगा, वो सभी चीज़ें मेंशन की है। और क्यों हमें एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करते हैं, या इंपोर्ट करने से क्या होता है, डायरेक्ट परचेज से क्या होता है, लैंड वगैरह जो हम वहाँ परचेज़ करें तो उससे क्या क्रिएट होगा,
वो हम जो है यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी आप जो है प्लीज़ इसको रिवाइज करें, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट्स में उसको आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम आपको डिफाइन करना आना चाहिए, ब्रेटन वुड्स की फीचर्स आपको पता होनी चाहिए, आपको जो है कंपोनेंट्स ऑफ जो है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज पता होना चाहिए, और एक्सचेंज रेट और जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है उसके बीच में जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।